मनाली से बारालाचा के अपने सफ़र में हम पहुँचे दीपक ताल, जो समुद्र तल से 12,500 फीट या 3,750 मीटर की ऊंचाई पर है। केलोंग से 50 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक दीपक ताल मिलेगा। दीपक ताल में थोड़ा टाइम बिताने के बाद, कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने के बाद, थोड़ी खेल कूद और मस्ती करने के बाद हम आगे के लिए बढ़ते हैं बारालाचा के। सीसू से दीपक ताल की हमारी जर्नी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दारचा के बाद अभी हम जिस हाईवे पे आगे बढ़ रहे हैं ये एग्जिस्टिंग लेह मनाली हाईवे है। इसके अलावा एक और रूट दारचा से पदुम और नीमो होते हुए लेह के लिए भी बन रहा है, जो लेह के रास्ते को लगभग 6 घंटे छोटा कर देगा। अभी ये जो हाईवे है यहाँ से आप लेह पहुँचते हैं मनाली से 16 घंटे में, जब आप कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं तो लगभग 20 घंटे इस हाईवे से लग जाता है लेह के लिए। जो नया रूट बन रहा है उस पर 4 से 5 टनल्स हैं। उसके रास्ते जो लेह का सफ़र होगा मनाली से वो लगभग 10 घंटे के आसपास हो जाएगा। तो अभी हम जिन पहाड़ों पे आगे बढ़ रहे हैं ये जांस्कर रेंजेस कहलाती हैं। जांस्कर रेंजेस बेसिकली हिमाचल में लाहौल स्पीति से लेकर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान तक फैली हुई है। जांस्कर रेंज टेथियन हिमालय का हिस्सा है, जो टेथिस ओशन था पहले, जहाँ पर आज भारत है। टक्कर के बाद जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो टक्कर के बाद टेथिस समुद्र के नीचे का सारा सेडिमेंट ऊपर चढ़ा और उससे मुख्यतः 3 रेंजेस बनती हैं, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंजेस हैं। जास्कर रेंजेस हिमाचल में स्पीति और किन्नौर को सेपरेट करते हैं और वहीं कश्मीर वैली को लद्दाख से सेपरेट करते हैं, और इंडियन हिमालयन रीजन को तिब्बतन हिमालयन रीजन से सेपरेट करते हैं। हिमालय के बहुत इंपॉर्टेंट पासेस जैसे ये बारालाचा है, इवन जोजिला, ये भी जांस्कर रेंज का ही हिस्सा है। हिमाचल की जो सबसे ऊंची पीक हैं रियो पुरगिल एंड परगिल, जिनकी ऊंचाई 6,000 से 7,000 मीटर के बीच है, ये भी जांस्कर रेंज में ही स्थित है। जांस्कर की जो सबसे ऊंची पीक है उसका नाम है कामेट पीक, जो लगभग 7,756 मीटर की ऊंचाई पे है। तो जांस्कर को हम अगर देखें तो जांस्कर जो है वो 7,000 से 8,000 के बीच की ऊंचाई वाला माउंटेन रेंज है। जांस्कर की जो सबसे लोअर रेंजेस हैं वो भी 2,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई वाली है। यहाँ पे जो आपको मुख्यतः रॉक दिख रही है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है। और जांस्कर रेंज से जो मेनली रिवर्स निकलती हैं, जैसे हनले रिवर है, खुरना रिवर है, जांस्कर खुद में एक रिवर का नाम है, सुरू रिवर है, सिंगो रिवर है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो चंद्रभागा रिवर हैं ये भी जांस्कर रेंज से ही निकलती हैं और चिनाब का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो है उसको जांस्कर माउंटेन रेंजेस जन्म देती हैं। दीपक ताल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो ये जगह है जिंगजिंग बार। नाम से कंफ्यूज ना हो, ये कोई बार नहीं है, ये सिर्फ जगह का नाम है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये बार है और यहाँ पर बियर शेयर चल जाएगी। यहाँ से बारालाचा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और इस जगह से लेह लगभग 300 किलोमीटर है, और यहाँ से आप वापस लौटेंगे तो दिल्ली लगभग 650 किलोमीटर है। दीपक ताल के बाद आपको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ जिंगजिंग बार में भी ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है, ये सिर्फ बीआरओ के ऑफिसेज़ हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया है। यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बस आपको मिल जाएगी। इसके अलावा खाने पीने के लिए कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलेगी। तो बेटर रहेगा कि दीपक ताल पे ही आप जो भी लेना है वो अपना ले लें और आगे बढ़ें। जिंगजिंग बार से आगे कुछ किलोमीटर तक आपको लगभग सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो मेक श्योर आपकी गाड़ी का इंजन मजबूत हो। जांस्कर हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। जांस्कर को इसका जो नाम है वो जांग से मिलता है, जो तिब्बतन भाषा में जिसका मतलब होता है कॉपर। तो इसका अर्थ है कि ये एरिया जो है ना वो कॉपर ट्रेडिंग के लिए फेमस रहा है। और यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो ब्रॉन्ज एज के टाइम की हैं। दैट मीन्स कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेटलमेंट रहा होगा उस टाइम इस जांस्कर रीजन में भी सेटलमेंट था, क्योंकि इंडस वैली भी ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करता है। सो हिस्टोरिकली जांस्कर रीजन ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। चाइना, तिब्बत, इंडिया, अफ़गानिस्तान के बीच में जो कॉपर ट्रेड होता था वो इसी रूट से होता था। और ये पूरा जो रूट है जहाँ पे आज लेह मनाली हाईवे है,
ये सिल्क रूट के तहत आया करता था। ह्यूमन सेटलमेंट के जो यहाँ पर इनिशियल एविडेंसेस हैं वो मेनली मॉन और दार्द नाम की जातियों के हैं। ये दो ऐसी मानव जातियाँ नहीं हैं जो यहाँ पर निवास करती रही हैं। इसके अलावा अगर हम रिलीजियस पेनिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिज़्म जो है वो लगभग 200 BC मतलब ईसा पूर्व यहाँ पे आया था, और जो कश्मीर से यहाँ पर इंटर हुआ था। तो हिस्ट्री में देखें तो एक काल रहा है जिसको हम कुषाण पीरियड कहते हैं। कुषाण पीरियड में यहाँ पर बुद्धिज़्म आया। उसके बाद फिर तिब्बत से एक और रिलीजन यहाँ पे आया था जांस्कर रीजन में, जो है बॉन रिलीजन। फिर बॉन रिलीजन और बुद्धिज़्म दोनों मिल करके तिब्बतन बुद्धिज़्म का फॉर्म लेते हैं, और फिर तिब्बतन बुद्धिज़्म यहाँ का मेन रिलीजन हो जाता है। जांस्कर अपने आप में एक स्टेट भी रहा है। जांस्कर रूल्ड बाय अ किंगडम ऑल्सो। पूरा का पूरा जांस्कर रीजन जो लद्दाख से लेकर के हिमाचल तक फैला हुआ है, इट वाज रूल्ड बाय पर्टिकुलर किंगडम। और इसकी जो कैपिटल थी वो पदुम थी। पदुम बेसिकली अभी लेह लद्दाख में एक तहसील है जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो पदुम वाज द मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जांस्कर किंगडम, और स्टिल पदुम इम्पॉर्टेंट है अब कारगिल रीजन में। पदुम टाउन का नाम पदम संभव के नाम पे पड़ा है, जो बुद्धिज़्म में एक इम्पॉर्टेंट प्रीचर माने जाते हैं। रिवालसर में उनकी मूर्ति लगी हुई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो जिसमें रिवालसर विज़िट किया था उसमें दिखाया था आचार्य पदम संभव। तो ये जो आचार्य पदम संभव हैं ये बुद्धिज़्म के इम्पॉर्टेंट ऋषि माने जाते हैं, और इन्होंने बुद्धिज़्म में एक और शाखा वज्रयान का स्टार्ट किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये टाउन पदुम दिया। आप कभी लेह लद्दाख विज़िट करें तो पदुम टाउन जो है आपको रास्ते में ही मिलेगा। यू डेफिनेटली विज़िट द प्लेस। यहाँ पे आप चारों तरफ देखिए तो कोई भी पेड़ पौधे घास फूस आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। थोड़ी बहुत घास और छोटे पेड़ पौधे जो उगते हैं वो भी बस नदियों के किनारे उगते हैं, या फ्लैट प्लेन्स जो डेवलप हुए हैं डिपोजिशन के कारण वहाँ पर उगते हैं। इस तरीके की ये जो वेजिटेशन है ये टुंड्रा वेजिटेशन है। टुंड्रा जो शब्द है वो फिनलैंड की भाषा में टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि। तो एक तरीके से इसको बंजर भूमि कहा जाता है। पर उसके अलावा यहाँ पर नदियों के आसपास और फ्लैट प्लेन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन भी आपको मिल जाएगी, जैसा हमने जिस्पा रीजन में देखा था। यहाँ पे पहाड़ के नीचे के साइड आप देखिए कैसे स्लोप बना हुआ है। ये स्लोप बेसिकली फेल्यूवियल डिपॉजिट है। फेल्यूवियल डिपॉजिट मतलब जब ग्लेशियर टूटता है गर्मियों में तो नीचे की तरफ वो एब्रेशन और प्लकिंग के माध्यम से बहुत सारा मलबा लेकर के आता है और डिपॉजिट करता है। धीरे धीरे ये मलबा जो है और छोटा होता है, महीन होता है, टूटता है और फ्लैट फिर बनते हैं, नदियों में जाता है, डिपॉजिट होता है, और इस तरीके से छोटे छोटे प्लेन एरियाज़ जो है वो माउंटेनियस रीजन में क्रिएट होते हैं। इन्हीं प्लेन एरियाज़ में कुछ वनस्पति उगती है, जैसे यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट फ्लावर है जिसको एडेल्विस फ्लावर कहते हैं। इसके अलावा ब्लू पॉपी, 2 फूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू पॉपी फ्लावर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा दिस वाइट इज़ कॉल्ड एडेल्विस फ्लावर। यहाँ पर अगर डेमोग्राफी की बात करें तो इस पूरे जांस्कर रीजन, हिमाचल से लेकर के लेह लद्दाख का जो जांस्कर रीजन है, इस पूरे रीजन की जो पॉपुलेशन है वो 25 से 30 हज़ार के बीच ही है। इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है, और 90% पॉपुलेशन जो है वो तिब्बतन बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो नोमैडिक ट्राइबल्स टाइप के हैं और केटल रियरिंग और हर्डिंग का काम करते हैं। उन्हीं के परिवार में कुछ लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, जिसमें बार्ले, लेंटिस, पोटैटो, ये चीज़ें जो है वो यहाँ के नदी के किनारे के जो फ्लैट प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर उगाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः यॉक, डोजो का पालन करते हैं, जिनको डोमेस्टिकेट करते हैं। इसके अलावा शीप एंड हॉर्सेस भी डोमेस्टिक एनिमल हैं यहाँ पर। जंगली जानवरों की बात करें तो मरमोट, ये गिलहरी के जैसा दिख रहा है जो। इसके अलावा भरल, इसको ब्लू शीप कहते हैं। दिस इज़ लेमनगेयर वल्चर एंड दिस इज़ आइबेक्स। तो इस तरीके के जानवर हैं। बेयर वुल्फ भी मिलता है, स्नो लेपर्ड भी मिलता है इस जगह पर। तो ये सब जानवर, जंगली जानवर प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बारालाचा के काफ़ी करीब हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी हाइट पर, और अब ग्लेशियर के बचे हुए हिस्से रोड के साइड पर
आपको दिख जाएंगे। अब इस हाइट पर आप देख सकते हैं सड़क के किनारे किनारे ही हमें ग्लेशियर के बचे हुए हिस्से मिल जाएंगे। अगर आप 1 महीने पहले यहाँ पर आते तो इस जगह पर पूरी बर्फ़ भरी हुई मिलती। देखिए लोग कैसे बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि बारालाचा यहाँ हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। हम करीब समुद्र तल से 4500 मीटर की हाइट पर हैं। तो इस हाइट पर आकर के फिज़िकल एक्टिविटी आपको तुरंत नहीं स्टार्ट करना चाहिए। जैसे लोग आते हैं तुरंत बर्फ़ में खेलने लगेंगे, पहाड़ों को देखेंगे, खुश हो जाएंगे, चढ़ने लगेंगे, वैली में उतरने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम है। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं आपको ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, पर हवा में उतनी ऑक्सीजन होती नहीं है। तो जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं, बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी और आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। और अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, 40+ है, तो हो सकता है कि आपके लंग्स में पानी भी बनने लगे। यहाँ बारालाचा से करीब 5-6 किलोमीटर पहले ट्रैफिक लग गया है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड पर जो है मलबा गिर गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे दिन में धूप बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो पत्थरों पर उनकी पकड़ कम हो जाती है। तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा, रिसीड करेगा, तो पत्थर छूटता है, टूटता है और नीचे गिरता है। तो ऐसा अक्सर यहाँ पर होता रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इशू आता है। तो ऐसा जब भी हो तो पेशेंस से एक साइड लेकर के आप खड़े हो जाएं। बीआरओ जब क्लियर कर देगी तो आराम से यहाँ पर निकलें। तो अभी इस जगह पर हमको थोड़ा वेट करना होगा। जितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि आधे घंटे 45 मिनट तो यहाँ पर लग जाएंगे। तो लगभग 40 मिनट के बाद गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हुई हैं। तो बीआरओ वैसे यहाँ पर बहुत एक्टिव रहती है, थैंक्स टू बीआरओ। तुरंत यहाँ पर मलबा साफ़ किया गया और एक साइड ओपन की गई और धीरे धीरे एक तरफ से गाड़ियों को एंट्री दी गई। पहले एक लेन खोली जाती है, फिर दूसरी लेन खोली जाती है, जैसे जैसे क्लियर होता है। तो पेशेंटली आराम से यहाँ पर आपको गाड़ी की मूवमेंट करनी चाहिए। तो इसी जगह पर मलबा गिरा था। अभी देखिए जेसीबी ने इसको क्लियर कर दिया है। रास्ता बिल्कुल ठीक तो नहीं बना है, पर हाँ निकलने काबिल बीआरओ ने अभी के लिए ठीक कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे टूट फूट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब लगभग 1 महीने पहले ही ये पूरा एरिया में बर्फ़ जमी हुई थी, धीरे धीरे पिघली है। ये देखिए रोड साइड आपको दिख जाएगा, अभी भी बचे हुए हिस्से जो है बर्फ़ के यहाँ पर है। यहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलती बहुत धीमे है क्योंकि हवा पतली है और जो एल्बिडो इफ़ेक्ट है बर्फ़ का वो हाई होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो बर्फ़ यहाँ पर धीमे पिघलती है और धूप का जो रियल फील है वो मैदानों से कम होता है। तो अभी हम आ चुके हैं सूरज ताल पर। जो सामने आपको वाटर बॉडी दिख रही है ये है सूरज ताल। इसको सोकामसी भी कहते हैं। सूरज ताल बेसिकली भागा रिवर के ओरिजिन का एरिया है और ये वही भागा रिवर है जो आगे चंद्रा रिवर से मिलेगी तांडी में और चेनाब रिवर का फॉर्मेशन करेगी। बेसिकली इन दोनों रिवर्स के लिए एक मिथिकल स्टोरी बहुत फेमस है जो लोकल्स के द्वारा ही बताई गई है कि चंद्रा वॉज द डॉटर ऑफ मून एंड भागा वॉज द सन ऑफ सन। मतलब भागा जो थे वो सूर्य के पुत्र थे। तो दोनों ने शादी करने की सोची। अब दोनों के पेरेंट्स जो है इस शादी के फेवर में नहीं थे, जैसा कि होता है अमूमन लव मैरिज में। तो दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो भाग गए। चंद्रा जिस डायरेक्शन में गई वो रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल नहीं था। तो जो चंद्रा रिवर है उसका जो
एरिया है फ्लो का वो बहुत इतना टफ नहीं है जितना भागा का है। और भागा का जो रास्ता है ये बहुत मुश्किल पड़ा। तो 65 किलोमीटर का जो ये ट्रैवल है वो भागा का है और 115 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो चंद्रा रिवर का है। और दोनों जो है इसके बाद पहुंचते हैं तांडी में और तांडी में मिलते हैं और तांडी में उनका विवाह होता है। तो ये एक तरीके की जो मिथिकल स्टोरी है वो इस सूरज ताल और चंद्रताल के लिए फेमस है। दोनों ही ताल जो है इम्पॉर्टेंट रिवर के ओरिजिन हैं, जो चेनाब की मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, उनका फॉर्मेशन यहाँ से होता है। तो बेसिकली जो बारालाचा रीजन है ये कई रिवर के ओरिजिन का एरिया माना जाता है। जैसे यहाँ पर बारालाचा के साउथ ईस्ट की तरफ से चंद्रा रिवर निकलती है, बारालाचा के नॉर्थ की तरफ से यूनान रिवर निकलती है जो बेसिकली तिब्बत में फ़्लो करती है, और बारालाचा के जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ से ये भागा रिवर निकलती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक जंक्शन का पॉइंट है, यहाँ से कई सारी रिवर निकलती हैं। स्मराइजिंग प्लेस है भागा रिवर का ओरिजिन का एरिया ये सूरजताल। लगभग 800 मीटर की ये लंबी झील है और 4800 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भारत की 3rd हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंचाई पर है। पेगोंग सो मोरिरी के बाद में दिस इज 3rd हाईएस्ट लेक इन इंडिया और दुनिया में 21st रैंक पर आती है हाईएस्ट लेक के मामले में। तो जब भी आप आएँ तो डू स्पेंड सम टाइम अलोंग दिस सूरजताल। बेसिकली ये ग्लेशियल लेक, तो यहाँ पर हमने भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो देखिए सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी टांगें और कमर सीधी कर रहे हैं। डार्विन तो कुछ खाने पीने का मज़ा ले रहे हैं। डार्विन हाउ आर यू? ओमिक आप कैसे हो? सो बेसिकली ये लेक जो है वो ग्लेशियर के मोरेन पर बनी है, मतलब ग्लेशियर के टर्मिनल मोरेन पे। यहाँ पे ग्लेशियर ख़त्म होता है और पानी यहाँ पे। सो बारालाचा पहुँच के मुझे लग रहा है कि मैं आपको एक बार अपनी गाड़ी का रिव्यू दे देता हूँ। हालांकि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 5000 मीटर की ऊंचाई पे लाने में गाड़ी को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बारालाचा में आकर के रोड से नीचे की तरफ में, जैसे आप देखें यहाँ ऑफ रोड में गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर लेके गया। हालांकि ये मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा नीचे ले जाना, क्योंकि फिर यहाँ से ऊपर चढ़ने में गाड़ी को बहुत दिक्कत हुई और एक लोकल ने मेरी गाड़ी को यहाँ पे ऊपर चढ़ाया। इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाड़ी ने अभी तक 10 से 12 का एवरेज दिया है, जो कि डिसेंट है, बहुत अच्छा एवरेज तो नहीं है। पर हाँ, चूँकि अभी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस ही हुई है तो धीरे धीरे एवरेज जो है वो इम्प्रूव होगा। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, मतलब 2 व्हील ड्राइविंग ही है इसमें, तो इसको बहुत ज़्यादा रोड से आप ऑफ रोड पे ना लेके जाएं, गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और आपको भी दिक्कत हो सकती है। बाकी गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो ड्राइवर सीट के नीचे होता है, तो कैबिन में थोड़ी नॉइस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर आप इस सेगमेंट 5 से 6 लाख के सेगमेंट की गाड़ी से आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंजन में कैबिन नॉइस है और गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है। हम 5-6 लोग बैठ करके इसमें यहाँ तक ट्रैवल किया हमने, तो हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा हमारा कैंपिंग का भी एक सेटअप है, उसका भी अपना कम से कम 100 किलो का लोड होगा इसमें। तो जो लोग भी कैंपर वैन ट्राई करना चाहते हैं, दे कैन ट्राई दिस कैंपर वैन। काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग इंजन है, लोडिंग के पर्पस से है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर भी सारे हैं, जैसे ABS है, एयर बैग है, पीछे पार्किंग सेंसर है। मैंने इसमें पार्किंग कैमरा भी लगवा लिया है और एंड्रॉयड डिस्प्ले भी ऐड करा लिया था। तो सेफ्टी के लिहाज से अब ये गाड़ी ठीक है। हाँ, बहुत तेज़ स्पीड में ब्रेकिंग ना लें, इसकी ब्रेक वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें EBD जो है वो नहीं है, तो इसकी ब्रेकिंग वैसी नहीं। बहुत तेज़ स्पीड में ब्रेकिंग ना लें, जैसे पहाड़ों से स्लोप में जाते हुए आप ब्रेकिंग ना लें, ठीक है। स्लोप में आप इसको पहले या दूसरे गियर में डाल करके ही धीरे धीरे स्लोप में लेके जाइए। ये नहीं कि न्यूट्रल करें और मोड़ पर आप इसमें ब्रेक मारें, तो उतना स्टेबल ब्रेक नहीं है। तो इस चीज़ का इसमें आप ख़ास ख्याल रखें। रेस्ट इस सेगमेंट में, इतने सेगमेंट में अच्छी कार है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर के डायमेंशंस एकदम फ्लैट हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। और सिर्फ इस जगह की वजह से, जो बॉक्सी शेप है और जगह की वजह से मैंने इसको प्रेफर किया है। अदरवाइज़
इसको लेने का और कोई दूसरा औचित्य मेरा नहीं था। मैंने इंजन के बारे में सोच के नहीं लिया है, मैंने शेप और अंदर के जो स्पेस है उसके लिए इसको कैंपर वैन में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अंदर आपको एकदम फ्लैट एरियाज़ मिलेंगे, ज़्यादा कोई मोड़ नहीं है अंदर, तो उस लिहाज से इस गाड़ी को मैंने प्रेफर किया है। बाकी कुछ चीज़ें मैं बाहर से ऐड कराई हैं, जैसे ये साइड फुट स्टेप है, बैक गार्ड है, कैरियर वगैरह है, ये सब मैंने ऐड कराया हुआ है। मैं एक सेपरेट वीडियो में इन सब की कॉस्टिंग आपको बता दूंगा कि इसमें मैंने बाहर से क्या क्या ऐड कराया है और उसकी कितनी कॉस्टिंग आई है। कैंपर वैन का मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, जिसमें इसको कैंपर वैन में कन्वर्ट कराने का जो पूरा प्रोसेस है, किसने किया है, उसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियो, रिव्यू वीडियो और कैंपर वैन का वीडियो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें। और अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये फैमिली यूज़ में भी आ जाएगी, कैंपर वैन में भी कन्वर्ट करने के काम में आ जाएगी और इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी, तो स्पेस वाइज इट इज़ गुड। एवरेज का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा कैबिन नॉइस है और ब्रेकिंग बहुत स्टेबल नहीं है। तो ये गाड़ी बनी भी नहीं है कि आप इसको 100 की स्पीड पे ऊपर चलाएं। 60 से 80 की स्पीड में आप चलाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा, ब्रेकिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा। सो दिस इज़ बारालाचा पास, करीब 8 किलोमीटर लंबा पास है ये। और आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल पास में, एक्चुअली ये बहुत दूर है। हमारे वो नीचे बस खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कितना दूर है। थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर जो फेस करने को मिली मम्मी जी को और दर्पण को, वो थी ऑक्सीजन की कमी महसूस करना, इसलिए दर्पण के लिए चलना भी बहुत मुश्किल। तो शी इज़ सिटिंग एंड रेस्टिंग। एक्चुअली ऑक्सीजन थोड़ा कम होने की वजह से बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, चक्कर जैसा आएगा। तो मेरे एक एडवाइस है आप सभी को कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो 3 चीज़ें कभी ना भूलें। एक तो सनग्लासेस ज़रूर रखें, वो भी यूवी प्रोटेक्टेड वाले, क्योंकि यहाँ के लाइट में यूवी की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा, सनस्क्रीन ज़रूर रखें, क्योंकि इससे आपको सनबर्न हो सकता है, टैनिंग हो सकती है। और तीसरी चीज़ है, स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएंगे। 3 का पैक लगभग 500 रुपये में मिल जाएगा, अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर रखें। ये 3 चीज़ आपको ज़रूर कैरी करके लाना चाहिए। रेस्ट, यहाँ शाम को मौसम जल्दी ख़राब होने लगता है, दिन की धूप की वजह से ग्लेशियर से इवेपोरेशन होता है और आपको बादल बनते हुए नज़र आएंगे, तो बहुत जल्दी यहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है और कभी भी बर्फ़ के तूफ़ान चल सकते हैं। डार्विन ने मनाली में जो डायनासोर ख़रीदे थे उसको यहाँ पर आके खेलने लगा। डार्विन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं बारालाचा में हूँ, लेह में हूँ। आई विल प्ले विद माई टॉयज़ ओनली। तो वहाँ देखिए, सड़क से नीचे मैं वहाँ पर अपनी कैंपर वैन उतार के लेके गया हूँ। मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि अपनी गाड़ी वहाँ पे उतारें, अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो ही उतारें, अदरवाइज़ नो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ like our video, subscribe to our channel and stay connected. Bye bye, take care.